ये परीक्षा पैटर्न है। 150 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसमें 6 भाग के माध्यम से ये 150 होंगे। भाग 1 में दोस्तों राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा से संबंधित 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग 2 के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय से संबंधित दोस्तों 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग 3 में सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न है। भाग 4 के अंदर शैक्षणिक रीति विज्ञान के दोस्तों 10 प्रश्न है। भाग 5 में शैक्षणिक मनोविज्ञान के दोस्तों 10 प्रश्न है। और भाग दोस्तों 6 के अंदर सूचना तकनीकी के 5 प्रश्न है। बिल्कुल इसी पैटर्न पर दोस्तों अपना ये मॉडल पेपर है वो आधारित है। देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा से संबंधित 40 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, राजस्थान आकार में है। राजस्थान आकार में है, कैसा आकार है राजस्थान का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पतंगाकार या समांतर असमचतुर्भुजाकार। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है। देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका कौन सा पार्ट में कितने प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं। देखिए, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का जो श्रेय है 1871 में, वो श्रेय किसे जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ACL कार्लाइल को दोस्तों ये श्रेय है वो जाता है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट में आकार है और सूची सेकंड में दोस्तों यहाँ पर स्थान दे रखा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे चित्तौड़गढ़, दोस्तों चित्तौड़गढ़ का जो आकार है वो कैसा है? चित्तौड़गढ़ का दोस्तों घोड़े की नाल के समान है, इल्ली या घोड़े के नाल के समान है दोस्तों। तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा दोस्तों 4, इल्ली एवं घोड़े की नाल जैसा। जैसलमेर का दोस्तों, जैसलमेर का तो सभी को पता होगा, अनियमित बहुभुज जैसा आकार है दोस्तों जैसलमेर जिले का। टोंक जिले का आकार कैसा है? टोंक जिले का दोस्तों पतंग के समान है, कैसा है? पतंग जैसा। और सीकर का आकार कैसा है? तो दोस्तों ये अर्धचंद्राकार व प्याले जैसा आकार है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही 4 3 2 1। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के सर्वोच्च पर्वत गुरु शिखर की ऊंचाई है। राजस्थान के सर्वोच्च पर्वत गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो वो है दोस्तों 1727 मीटर। कितनी है? 1727 मीटर है। कहां पर है ये? तो दोस्तों ये माउंट आबू सिरोही में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। और दोस्तों चोटी के ऊपर किसका मंदिर है? तो दोस्तों दत्तात्रेय ऋषि, दोस्तों दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 5 मीटर है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। ये 5 मीटर दोस्तों उसमें जोड़ी हुई है, या तो आपको मिलेगा 1722 मीटर या मिलेगा दोस्तों 1727 मीटर। अब यहाँ पे जो 1727 मीटर है इसमें 5 मीटर मंदिर की ऊंचाई जोड़ी गई है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं। 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों जलवायु। क्या बोलते हैं? जलवायु। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जलवायु। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक थे। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक थे। तो इस मत के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों वो थे गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक थे। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मारवाड़ की वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी, सर्वोच्च सिरोपाव था। मारवाड़ की वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी, सर्वोच्च सिरोपाव था। तो दोस्तों सर्वोच्च सिरोपाव है वो कौन सा था? तो वो था दोस्तों हाथी सिरोपाव। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हाथी सिरोपाव। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, हाथी सिरोपाव। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में जयसमंद झील कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जयसमंद झील है
ये कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये सलूम्बर में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए सलूम्बर ऑप्शन में नहीं, उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही, ऑप्शन के अनुसार उदयपुर। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चंबल नदी पर मुहाने से उद्गम की ओर बांधों का सही क्रम क्या है? दोस्तों चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से होता है, और मध्य प्रदेश में दोस्तों एक बांध बना हुआ है चंबल नदी पर, उसका नाम है गांधी सागर। देखिए यहाँ पे मुहाने से उद्गम की ओर, उद्गम की ओर चलना है अपने को, मुहाने से उद्गम की ओर, यानी कि उद्गम किधर होता है? एमपी के अंदर। तो अपने को एमपी के अंदर कौन सा बांध है? तो दोस्तों गांधी सागर, और गांधी सागर बांध दोस्तों सबके लास्ट में आएगा। तो कौन से में है गांधी सागर? सबके लास्ट में। देखिए यहाँ पे ये रहा बी नंबर के ऑप्शन में, देखिए सबके लास्ट में गांधी सागर है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। कोटा पर अगर देखिए मैं आपको बताऊं, 4 बांध बने हुए हैं इस पे। सबसे पहला दोस्तों इसमें अगर अपन मुहाने से उद्गम की ओर चले तो दोस्तों कोटा बैराज, फिर जवाहर सागर, फिर राणा प्रताप सागर, और फिर गांधी सागर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के अंग्रेजों जिले से संधि करने वाला राजस्थान का जिला था। बताइए दोस्तों, राजस्थान के अंग्रेजों यानी कि दोस्तों राजस्थान के राजस्थान का वह जिला जिसने अंग्रेजों से संधि की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, यानी कि अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का सर्वप्रथम जिला है वो दोस्तों कौन सा था? तो वैसे तो दोस्तों देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार जयपुर होगा। लेकिन वैसे दोस्तों आप सभी को पता होगा कि दोस्तों इसमें भरतपुर करौली में की गई थी ये संधि। वैसे दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बताऊं दोस्तों, जगत सिंह द्वितीय इन्होंने दोस्तों 12 दिसंबर 1803 को ये संधि की थी। लेकिन दोस्तों 1805 के अंदर ये संधि है वो भंग कर दी गई थी, ये भी आपको इसमें याद रखना है। 1803 में दोस्तों संधि हुई थी, लेकिन 1805 में दोस्तों इसको भंग कर दी गई थी। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम क्या है? ये तो सभी को पता होगा, खड़ीन जिसको बोलते हैं अपन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। जैसलमेर में दोस्तों पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा ये खड़ीनों का निर्माण है वो करवाया गया था। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। इसमें वर्षा का पानी है वो एकत्रित होता है दोस्तों। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों किससे की जाती है? तो सर्वाधिक सिंचाई तो दोस्तों कुओं व नलकूपों के द्वारा की जाती है, कुओं व नलकूपों के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ? स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हुआ था दोस्तों कहां पर? तो ये अजमेर में हुआ था। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में वन मंडलों की संख्या है। राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों राजस्थान में 12 वन मंडल है। कितने? 12 वन मंडल है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? बताइए कौन से अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, घाना, भरतपुर को। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सीजन की फसल होती है। तो बताइए राजस्थान में कितने सीजन की फसल होती है? तो दोस्तों 3 सीजन की फसल होती है। कौन कौन सी? रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। बताइए, तो दोस्तों सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं तो दोस्तों ये भील आंदोलन के माने जाते हैं। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है, वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है, तो वो है दोस्तों इसमें जास्पर, तांबड़ा, पन्ना, वोलेस्टोनाइट। जास्पर, तांबड़ा, पन्ना, वोलेस्टोनाइट। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। इनमें एकाधिकार है राजस्थान का 100%। सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है? तो कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है? तो दोस्तों 36 जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है और 8 उप केंद्र है वो कार्यरत है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? राजस्थान में महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार के काल में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार के काल में। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का वह जिला कौन सा है? यानी कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां जननीतियों का न्यूनतम प्रतिशत पाया जाता है? राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का न्यूनतम प्रतिशत पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नागौर के अंदर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नागौर और बीकानेर के अंदर दोस्तों ये न्यूनतम प्रतिशत वो पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक की अगर मैं बात करूं तो यानी कि सबसे कम, तो वो है नागौर। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 22 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए वृहद एवं मध्यम आकार के उद्योगों को अवधि ऋण एवं अंश पूंजी प्रदान करने के लिए कार्य करने वाले संगठन का नाम है। राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए वृहद एवं मध्यम आकार के उद्योगों को अवधि ऋण एवं अंश पूंजी प्रदान करने के लिए कार्य करने वाले संगठन का नाम है। तो दोस्तों क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है दोस्तों रिको। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रिको। आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? बताइए राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों 66.11%। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 66.11% है। आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? कहां पर है? तो दोस्तों ये सुजानगढ़ में, सुजानगढ़ चूरू में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सुजानगढ़। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते हैं? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, स्वांग्या माता। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, स्वांग्या माता। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है? बाबू महाराज का मेला दोस्तों कहाँ बढ़ता है? तो दोस्तों ये बाड़ी धौलपुर में बढ़ता है, बाड़ी धौलपुर में बढ़ता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये भील स्त्री से है। ठीक है दोस्तों, भील स्त्री द्वारा पति के लिए संदेश भेजने के रूप में दोस्तों ये लोकगीत है वो गाया जाता है। ये एक विरह गीत है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बुगतरी वस्त्र क्या है? बताइए बुगतरी वस्त्र क्या है? तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है वो है दोस्तों बुगतरी। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में मुख्यतः कौन से भाग में मक्का उत्पादित की जाती है? राजस्थान के मुख्यतः कौन से भाग में मक्का उत्पादित की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो की जाती है दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है, कु संबंधित है। कु किससे संबंधित है? कु दोस्तों भील जनजाति के घर से संबंधित है, यानी कि भील जनजाति के घर से संबंधित है। दोस्तों भील जनजाति के घरों को कु या टापरा कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक का सही क्रम क्या है? सिर से पैर तक का सही क्रम है वो क्या है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो बोर आभूषण है वो सिर के ऊपर पहने जाने वाला आभूषण है, जिसको अपन बोरला बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्रम की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसमें बोर, टिट्टी भलको, बिंदिया, नथ, चूप, गलपटियो, कडला।
ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ये क्रम है वो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न, जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों चूड़ाक्रम, ठीक है, चूड़ाक्रम बोलते हैं। दोस्तों मुंडन भी बोलते हैं, चोल भी बोलते हैं, या चूड़ाक्रम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? मत्स्य पुराण में दोस्तों मीणा जनजाति का उल्लेख है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 34 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ है? राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ है? तो दोस्तों राजस्थान में 10 पर्यटन परिपथ है, 10 पर्यटन परिपथ है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 35 नंबर का प्रश्न है, केसरी सिंह बारठ ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? केसरी सिंह बारठ ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? तो कौन सी भाषा में लिखकर भेजे थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, ये लिखे थे दोस्तों डिंगल भाषा में। यहाँ पर है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डिंगल भाषा में लिखकर ये भेजे थे, ठीक है। चेतावनीरा चुंगटिया जिसको कहते हैं, यहाँ पर है बी नंबर ऑप्शन सही। 36 नंबर का प्रश्न है, जोधपुर नरेश मान सिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 ईस्वी में करवाई थी। उस मंदिर का नाम क्या है? बताइए दोस्तों, उस मंदिर का नाम है वो क्या है? उस मंदिर का नाम है दोस्तों देखिए तीजा मांझी का मंदिर। दोस्तों तीजा मांझी का मंदिर यहाँ पर है दोस्तों डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। जोधपुर के राजा मान सिंह की रानी थी दोस्तों भटियाणी प्रताप कुंवरी, उनके द्वारा दोस्तों ये मंदिर है वो पुनः बनवाया गया था। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर तीजा मांझी का मंदिर। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बखनाथ जी, संतदास जी, जसनाथ दास और माधोदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से था? बखनाथ जी, संतदास जी, जगन्नाथ दास और माधोदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दादू पंथ से। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दादू पंथ से। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? तो दोस्तों कौन सी नदी की है बताइए? इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से है। यानी कि दोस्तों कौन सी नदी की बात हो रही है कि उस नदी का उद्गम स्थल कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से है। देखिए यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेडच, कोठारी व मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी विशेषताएं हैं? तो यहाँ पर बनास। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बनास, ए नंबर ऑप्शन सही। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, यहाँ पर देखिए भाविना पटेल, भाविना पटेल दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं भाविना पटेल है ये दोस्तों टेबल टेनिस की पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है। तो ये इसमें हो जाएगा दोस्तों टेबल टेनिस, यानी कि 1 में 3 हो जाएगा। निषाद कुमार, दोस्तों निषाद कुमार है ये ऊंची कूद से संबंधित है, यानी कि ऊंची कूद से संबंध एथलीट है। और हरविंदर सिंह दोस्तों तीरंदाजी करते हैं। और देवेंद्र झाझड़िया है दोस्तों ये भाला फेंक से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 3 4 1 2। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में वैदिक यंत्रालय छापाखाना कहाँ स्थापित किया गया था? राजस्थान में वैदिक यंत्रालय छापाखाना कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों ये किया गया था कहाँ पर? तो ये अजमेर में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अजमेर में। अब दोस्तों देखिए अपन ने भाग 1 के अंदर 40 प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं। अब अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और समसामयिक विषय से संबंधित 25 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग।
देखिए यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, युद्ध के पश्चात अजमेर और दिल्ली पर तुर्कों का अधिकार हो गया, कौन से युद्ध के बाद? तो दोस्तों वो है तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। 42 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किसके शासन का काल कला एवं वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा। यहाँ पर है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न है, वेली कृष्ण रुक्मणीरी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे, जिन्हें अकबर के नवरत्नों में स्थान प्राप्त था? वेली कृष्ण रुक्मणीरी इस ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो पृथ्वीराज राठौड़ थे दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वीराज राठौड़। 44 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में सत्य कथन है। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में सत्य कथन है वो कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए केंद्र सरकार द्वारा जून 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन लागू किया गया, बिल्कुल सही बात है। इस मिशन में 100 शहरों को सम्मिलित किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान से 4 शहरों का इसमें चयन किया गया, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोट भाषा में उत्तर देना था, इसमें सभी कथन सत्य हैं, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग की स्वायत्त शासी संस्था नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की स्वायत्त शासी संस्था नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है? देखिए यहाँ पे RCEE जयपुर है, RSTB जयपुर, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड जयपुर, ये तीनों दोस्तों स्वायत्त शासी संस्था है। लेकिन यहाँ पे सीरट है, ये नहीं है, सीरट उदयपुर ये नहीं है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए अभी सीरट का नाम बदलकर भी दोस्तों कर दिया गया है, SCERT ये कर दिया गया है, SCERT कर दिया गया है, जो पहले क्या था SIERT था। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे SCERT द्वारा पाठ्यक्रम के निर्माण में ध्यान रखा जाता है। SCERT द्वारा पाठ्यक्रम के निर्माण में ध्यान रखा जाता है, तो बताइए किसका ध्यान रखा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अध्यापकों के प्रशिक्षण से संबंधित, अध्यापकों के प्रशिक्षण से संबंधित नवाचार युक्त पाठ्यक्रम का निर्माण करना, बिल्कुल सही है। BSTC DEED कार्यक्रमों के लिए नवाचार युक्त पाठ्यक्रम का निर्माण करना, कक्षा 1 से 8 तक और वर्तमान में कक्षा 1 से 12 तक नवाचार युक्त पाठ्यक्रम का निर्माण करना, इन सभी को ध्यान में रखा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण के बारे में निम्न कथनों को पढ़कर सही उत्तर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर अपने को बताना है कि कौन सा कथन सत्य है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण के बारे में। देखिए योजना 1.10 करोड़ परिवारों को सुरक्षा प्रदान करेगी, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। उपचार के लिए उपलब्ध पैकेजों को बढ़ाकर 1575 किया जा रहा है, ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इसमें पहला कथन ही क्या है दोस्तों? सत्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल 2021 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कोटा जिला परिषद को। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य सरकार के कर्मचारियों के मकान किराए भत्ते में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि की है? तो दोस्तों ये वृद्धि की है 2% तक की। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए प्लेनेट डी की ट्रेवल लिस्ट द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ में राजस्थान के किस शहर को स्थान मिला है? बताइए दोस्तों, प्लेनेट डी की ट्रेवल लिस्ट द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ में दोस्तों राजस्थान के किस शहर को स्थान मिला है? तो दोस्तों उदयपुर को मिला है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है। तो दोस्तों कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है, तो देखिए राजस्थान में जस्ता कलन उद्योग है, बिल्कुल है। सीमेंट उद्योग है राजस्थान में, तो दोस्तों ये भी है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और संगमरमर उद्योग, संगमरमर उद्योग भी दोस्तों है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ये दोस्तों नहीं है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4। 1 2 4 कौन से ऑप्शन में है, तो सी नंबर के ऑप्शन में, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी लिम्बाराम व श्यामलाल का संबंध किस खेल से है। राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी लिम्बाराम व श्यामलाल का संबंध किस खेल से है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तीरंदाजी से। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीरंदाजी से। नेक्स्ट आगे देखिए 53 नंबर का प्रश्न है, जोधपुर नरेश मान सिंह की रानी बटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 ईस्वी में करवाई थी। उस मंदिर का नाम बताया था मैंने आपको दोस्तों। दोस्तों वो है इसमें तीनजा मांझी का मंदिर, ये प्रश्न रिपीट हुआ है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 54 नंबर का प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। बताइए किस कार्य के नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में लगाया जा सकता है, आपदा राहत कार्य में भी लगाया जा सकता है, चुनाव संबंधी कार्य में भी लगाया जा सकता है, प्लस पूरे कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ पर है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला या पाने वाली है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल रत्न पुरस्कार है, ये दोस्तों लिम्बाराम के द्वारा ये पुरस्कार है वो प्रदान किया जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 56 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्लाह जिलाबाई को दोस्तों मरुभूमि की कोकिला है वो कहा जाता है। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न है, हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान कहाँ है। तो दोस्तों ये है जयपुर में, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जयपुर में है। आगे देखिए अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। बताइए कौन से क्षेत्र के लिए अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार प्रदान है वो किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वन्य जीव संरक्षण के लिए। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों नीचे स्तंभ 1 में राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिरों के नाम दिए गए हैं और स्तंभ 2 में उनसे संबंधित स्थान दे रखा है। सुमेलित करना है, यहाँ पर देखिए ब्रह्मा मंदिर कहाँ है, तो दोस्तों ये पुष्कर में है। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है, तो दोस्तों ये नाथद्वारा में। करणी माता का मंदिर कहाँ है, तो दोस्तों ये देशनोक में है। और सालासर बालाजी का मंदिर कहाँ है, तो दोस्तों ये चूरू में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 1 4। 2 3 1 4 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। 21A, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत ये आता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके माध्यम से ये संविधान में जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य दोस्तों 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करना है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, आरटीई अधिनियम के तहत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, यह निम्न में से किस प्रकार के अधिकारों की श्रेणी में आता है। आरटीई अधिनियम के तहत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, यह निम्न में से किस प्रकार के अधिकारों की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मौलिक अधिकार की श्रेणी में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। आगे देखिए आरटीई अधिनियम के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी प्रतिशत सदस्य माता पिता या अभिभावक होने चाहिए। बताइए कितने प्रतिशत सदस्य हैं वो माता पिता या अभिभावक होने चाहिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 75%। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये एसएमसी क्या होता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 63 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकते हैं? राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकते हैं? तो बताइए किसके विरुद्ध जांच कर सकते हैं? देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध नहीं कर सकते, राजस्थान के महालेखा परीक्षक के विरुद्ध भी नहीं कर सकते, राजस्थान के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध भी नहीं कर सकते। इसमें देखिए, राजस्थान के किसी भी नगर पालिका के महापौर के विरुद्ध है वो जांच कर सकते हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। लोकायुक्त का दोस्तों अधिकार क्षेत्र है निर्वाचित जनप्रतिनिधियों जैसे कि महापौर, मंत्रियों, राज्य सरकारी अधिकारियों और सार्वजनिक उपक्रमों तक ये भी दोस्तों विस्तारित है। ये जो न्यायपालिका के सदस्य है, महालेखा परीक्षक है और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी है, ये इनके क्षेत्राधिकार में नहीं आते। डी नंबर ऑप्शन सही। 64 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निकाय या संस्थाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है? राजस्थान में किस निकाय संस्थान का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पंचायती राज व्यवस्था। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पंचायती राज व्यवस्था। 65 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में वर्ष यानी कि कौन से वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? बताइए, प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी दोस्तों 1976 में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 24 जून 1976। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का आप देखिए भाग 3 में दोस्तों अपन सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। और अत्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें। दोस्तों पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देखें, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों देखिए, अब अपन भाग 3 में सामाजिक अध्ययन से 60 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं सामाजिक अध्ययन के। देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता है वो क्या थी? तो वो थी दोस्तों योजनाबद्ध नगर योजना, योजनाबद्ध नगर योजना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 67 नंबर का प्रश्न है, सम्राट अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? सम्राट अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों मुख्य उद्देश्य था नैतिक मूल्यों पर आधारित शासन, नैतिक मूल्यों पर आधारित शासन। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक है रूसो। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रूसो। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे जैन धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई? जैन धर्म की जो स्थापना है वो दोस्तों किसके द्वारा की गई? तो ऋषभ देव के द्वारा की गई दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्न वक्तव्यों पर विचार करना है और अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सही है। कथन 1 और कारण आर दिया गया है। देखिए बौद्ध दर्शन बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय था, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। कारण आर देखिए, बुद्ध बहुसंख्यक जन को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाना चाहते थे, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान में स्थित था? तो पाकिस्तान में कौन सा था? तो वो था दोस्तों गांधार। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गांधार। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो वो था दोस्तों अशोक। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, सम्राट अशोक। नेक्स्ट आगे देखिए, अकबर की मनसबदारी प्रणाली का उद्देश्य था। अकबर की मनसबदारी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था सैनिक व प्रशासनिक नियंत्रण। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 74 नंबर का प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई? तो बताइए कौन सी घटना से हुई? राइट आंसर हो जाएगा वो है दांडी यात्रा से। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जो नमक कानून तोड़ा गया था। 75 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की परिक्रमण गति को यानी कि पृथ्वी की परिक्रमण गति से कौन सा परिणाम उत्पन्न होता है? तो कौन सा परिणाम उत्पन्न होता है? तो दोस्तों वो है ऋतुओं का निर्माण। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ऋतुओं का निर्माण। 76 नंबर का प्रश्न है, समताप मंडल में
किस गैस की उपस्थिति पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ओजोन। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ओजोन। 77 नंबर का प्रश्न है, ज्वार भाटाओं का मुख्य कारण क्या है? ज्वार भाटाओं का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य कारण है चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 78 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, शहरों में जन्म व मृत्यु के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है। शहरों में जन्म व मृत्यु के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है, तो वो क्या उत्तरदायी है? तो वो है शहरी निकाय। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, शहरी निकाय। नेक्स्ट आगे देखिए, भूमध्य रेखा के निकट कौन से वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है, वो पाए जाते हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 80 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होते हैं? किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 215। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 215। नेक्स्ट 81 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक प्रमुख कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक प्रमुख कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो वो है दोस्तों कपास वस्त्र उद्योग। कपास वस्त्र उद्योग, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 82 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शिफ्टिंग कृषि किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? शिफ्टिंग कृषि किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है अमेजन बेसिन में। अमेजन बेसिन में, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 83 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर दोस्तों अपने को कूट भाषा में क्या करना है? उत्तर देना है। ठीक है, कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। संविधान सभा के गठन के बारे में दोस्तों ये कथन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए, इसमें संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया, तो किया गया था दोस्तों सम्मिलित। ये कथन गलत हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत। तीसरा देखिए, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था, तो दोस्तों होता था, ये भी कथन गलत हो जाएगा। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, दूसरा और तीसरा तो गलत है, और 1 और 4 क्या है इसमें सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 4 इसमें सही है। 84 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के उद्देशिका में वर्णित नहीं है, तो क्या वर्णित नहीं है? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे न्याय है, समानता है, स्वतंत्रता है, संपत्ति का अधिकार नहीं है। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वर्ष भर दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? वर्ष भर दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों भूमध्य रेखा पर। तो दोस्तों भूमध्य रेखा पर, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 86 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए? राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों क्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 5 लाख से अधिक। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 87 नंबर प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो वो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 88 नंबर का प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। 89 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, ज्वारों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक है। ज्वारों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों पृथ्वी, चंद्रमा व सूर्य का अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी, चंद्रमा व सूर्य का अपकेंद्रीय बल, ये है दोस्तों ज्वारों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 90 नंबर का प्रश्न है, किस देश के तट पर अल नीनो धारा प्रकट होती है? किस देश के तट पर अल नीनो धारा प्रकट होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पेरू। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पेरू तट पर प्रकट होती है।
नेक्स्ट आगे देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान महिला राजनीतिक सहभागिता को बढ़ावा देता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान महिला राजनीतिक सहभागिता को बढ़ावा देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पंचायतों में आरक्षण। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पंचायतों में आरक्षण। 92 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत में केंद्र राज्य संबंधों का निर्धारण किसके द्वारा किया गया? भारत में केंद्र राज्य संबंधों का निर्धारण किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों ये किया गया संविधान की 7वीं अनुसूची में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संविधान की 7वीं अनुसूची में। 93 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित को सुमेलित करें। सूची फर्स्ट में स्थानांतरित कृषि के नाम है और सूची सेकंड में देश या स्थान है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तुंग्या तुंग्या ये कहाँ की स्थानांतरित कृषि का नाम है? तुंग्या। तो दोस्तों ये म्यांमार की स्थानांतरित कृषि का नाम है। और चेना दोस्तों श्रीलंका की स्थानांतरित कृषि का नाम है। मिल्पा ये मैक्सिको की स्थानांतरित कृषि का नाम है। और रे है ये वियतनाम की स्थानांतरित कृषि का नाम है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4132। 4132 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एलपीजी नीति भारत में कब अपनाई गई? बताइए, एलपीजी नीति भारत में दोस्तों कब अपनाई गई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये 1991 में अपनाई गई। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इसको कहते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। 95 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए बंगाल में 1793 में लागू की गई स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को किस रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है रेगुलेशन 1। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, रेगुलेशन 1 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 96 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? कौन सा एक है सत्य नहीं है? वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बाह्य स्रोत तन दक्षता को बढ़ाता है और लागतों को घटाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कभी कभार अभियांत्रिकी और विनिर्माण कार्य की भी बाह्य स्रोतन की जा सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। बीपीओज के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यवसायिक अवसर होते हैं, ये कथन दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कथन गलत हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे डी नंबर का कामों के बाह्य स्रोतन करने वाले देशों में काम की तलाश करने वालों में असंतोष पाया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन गलत है। 97 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में केवल 5 उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंस की परिधि में रखा गया है, वे कौन से हैं? बताइए, वर्तमान में केवल 5 उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंस की परिधि में रखा गया है, वे कौन से हैं? तो वे कौन से हैं? देखिए दोस्तों इसमें अल्कोहल युक्त पेयों का आवासन व मदयीकरण, तंबाकू के सिगार एवं सिगरेट तथा तैयार तंबाकू के अन्य विकल्प तथा खतरनाक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस व रक्षा उपकरण तथा दिया सलाइयों सहित औद्योगिक विस्फोट। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 98 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न कथनों पर विचार करें। दोस्तों निम्न कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। कथन 1 और कथन 2 दिया गया है, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए भारत में मुद्रा का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। दूसरा देखिए इसमें भारत सरकार सिक्कों का निर्गमन करती है, तो ये गलत हो जाएगा। आप सभी को पता होगा दोस्तों ये वित्त मंत्रालय करता है, यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका एक देखिए इसमें 2 रुपए और उससे ऊपर के नोट आरबीआई द्वारा और 1 रुपए का नोट वह सभी सिक्के हैं वो दोस्तों भारत सरकार जारी करती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है इसमें, दूसरा इसमें गलत है। नेक्स्ट आगे देखिए 99 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। अपने को बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन है वो इसमें सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें
देखिए, उपभोक्ता को गुणवत्ता युक्त वस्तुएं प्राप्त करने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। उपभोक्ता को वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, ये भी बिल्कुल सही है। उपभोक्ता को अनुचित व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार भी है, बिल्कुल सही बात है। ये तीनों के तीनों कथन है वो दोस्तों बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन सही, सभी सही है। 100 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई? तो दोस्तों कौन सी संधि के द्वारा? तो ये दोस्तों ये संधि हुई थी कौन सी? तो वो है मराकेश संधि के तहत। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा मराकेश, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह है, विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह है, तो किसका अंग है? तो दोस्तों ये गेट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अंग है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 102 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? बताइए कौन से कथन है वो सही है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। देखिए इसमें 4 कथन दे रखे हैं, कूट भाषा में अपने को उत्तर बताना है, कौन सा कथन सही है। देखिए, राष्ट्रीय आय का प्रमुख घटक निजी अंतिम उपभोग व्यय है, बिल्कुल सही बात है। मानव विकास सूचकांक में जीवन प्रत्याशा को शामिल किया जाता है, बिल्कुल सही है। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित होता है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। एचडीआई रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है, ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है, देखिए 1, 2, 3 इसमें सही है। जो एचडीआई रिपोर्ट है वो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी है, वो की जाती है, यानी कि यूएनडीपी के द्वारा। तो यहाँ पर 1, 2, 3 सही है। कूट भाषा में अगर अपन देखें तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 103 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष कार्य सहभागिता दर क्या है? पुरुष कार्य सहभागिता दर क्या है? तो वो है दोस्तों 50 से 53% के बीच। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 104 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजीव गांधी कृषक सहायता योजना के अंतर्गत मंडी प्रांगण में कार्यरत पल्लेदार हम्मालों मजदूरों को कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर कितनी सहायता राशि का प्रावधान है? राजीव गांधी कृषक सहायता योजना के अंतर्गत मंडी प्रांगण में कार्यरत पल्लेदार हम्मालों मजदूरों को कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर कितनी सहायता राशि का प्रावधान है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता का प्रावधान है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों के साथ शामिल है। राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों के साथ शामिल है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गुणात्मक व मात्रात्मक परिवर्तन दोनों, सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, राष्ट्रीय आय होती है, राष्ट्रीय आय होती है तो दोस्तों ये अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का शुद्ध मौलिक मूल्य, यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यूएनडीपी की वर्ष 2022 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण विश्व का एचडीआई है, तो दोस्तों संपूर्ण विश्व का जो एचडीआई है वो है दोस्तों 0.732, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता के कितने अधिकार माने जाते हैं? तो कितने अधिकार माने जाते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 7, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 7। नेक्स्ट है, आगे देखिए, जिला आयोग की स्थापना कौन करता है? जिला आयोग की स्थापना कौन करता है? तो दोस्तों वो है राज्य सरकार, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राज्य सरकार। 110 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, मुद्रा के माध्यम के अभाव में वस्तुओं के लेन देन या विनिमय को क्या कहते हैं? मुद्रा के माध्यम के अभाव में वस्तुओं के लेन देन या विनिमय को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय, यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वस्तु विनिमय। 111 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, ग्लोब पर वायुदाब की कुल कितनी पेटियां होती है? ग्लोब पर वायुदाब की कुल कितनी पेटियां होती है? तो दोस्तों वो होती है 7 पेटियां, ठीक है। 3 तो इसमें तापजन्य होती है और 4 होती है गतिजन्य, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही।
112 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस है? बताइए निष्क्रिय गैस कौन सी है? तो यहाँ पर नियोन, नियोन है वो क्या है? निष्क्रिय गैस है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। 113 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कौन सा फ्लैगशिप कार्यक्रम या योजना देश में स्वयं सहायता समूह के विकास व प्रगति के लिए कार्य कर रहा है? केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कौन सा फ्लैगशिप कार्यक्रम या योजना देश में स्वयं सहायता समूह के विकास व प्रगति के लिए कार्य कर रहा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण या आजीविका मिशन। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 114 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना कब व कहाँ की गई? कब व कहाँ की गई? तो दोस्तों 14 अक्टूबर 1953 को जयपुर में की गई। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 115 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए पृथ्वीराज के शासनकाल या पृथ्वीराज के शासन प्रबंध संभालने के बाद उनका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ? पृथ्वीराज के शासन प्रबंध संभालने के बाद उनका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था उनके चचेरे भाई नागार्जुन के। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 116 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दी गई तालिका का सही मिलान कीजिए। नीचे दी गई तालिका का सही मिलान कीजिए। स्तंभ ए में संस्थान है और स्तंभ बी में कार्य क्षेत्र है। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों कृषि उपज मंडी समिति, कृषि उपज मंडी समिति, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा मंडियों का नियमन। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसका हो जाएगा दोस्तों राशन प्रणाली। और राज्य विपणन बोर्ड, इसका हो जाएगा दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य। और भारतीय खाद्य निगम, इसका हो जाएगा खाद्यान्न का भंडारण। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3214। 3214 इसका राइट आंसर कौन से ऑप्शन में हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 3214। 117 नंबर का प्रश्न है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम है वो क्या था? राइट आंसर हो जाएगा वो है राम प्रसाद। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और मानसिंह था, मानसिंह के हाथी का नाम दोस्तों मर्दाना था, ये भी याद रखना है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 118 नंबर प्रश्न है, बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया? बंगाल विभाजन रद्द है वो कब किया गया? तो दोस्तों 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन है वो रद्द किया गया। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 119 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी दोस्तों श्यामजी कृष्ण शर्मा ने, श्यामजी वर्मा ने, ठीक है वर्मा है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने दोस्तों लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 120 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन से पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है भारत का मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। 121 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? बताइए निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 122 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा दोस्तों इसमें सुमेलित नहीं है? एक तरफ दोस्तों हवा है, यानी कि दोस्तों ये, और दूसरी तरफ स्थान दे रखा है, तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहां पर देखिए वर्ग दक्षिण अफ्रीका, बोरा दोस्तों ये पोलैंड, म्रिस्टल, राइन घाटी, खमसीन, मिस्र। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये बोरा दे रखा है ना, ये बोरा दोस्तों पोलैंड गलत हो जाएगा इसमें। ये बोरा हवा है, ये एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे चलती है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 123 नंबर का प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख तथा अन्य सदस्यों के खिलाफ चुनाव होने के कितने वर्ष बाद ही लाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख तथा अन्य सदस्यों के खिलाफ चुनाव होने के कितने वर्ष बाद ही लाया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 2। तो यहाँ पर इसमें 2 वर्ष के बाद। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कौन सी विधि में
ज्ञानेंद्रियों की दक्षता के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है? तो वो है दोस्तों मोंटेसरी विधि में। ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, कौन सी विधि बालक में कल्पना शक्ति को विकसित करती है? तो वो है दोस्तों यहाँ पे कहानी विधि। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कहानी विधि। अब दोस्तों अपन भाग 4 में शैक्षणिक रीति विज्ञान के 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, ब्लूम उपागम कहलाता है। ब्लूम उपागम क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये मूल्यांकन उपागम है, वो ब्लूम उपागम कहलाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे RCEM उपागम में कितनी मानसिक योग्यताओं का उपयोग किया जाता है? RCEM उपागम में दोस्तों कितनी मानसिक योग्यताओं का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। तो इसमें 17 मानसिक योग्यताओं को दोस्तों इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 128 नंबर का प्रश्न है, जब शिक्षण अधिगम सामग्री को ऑफलाइन रूप में प्रस्तुत किया गया है ताकि अधिगमकर्ता कक्षा के आरंभ में होने से पहले विषय वस्तु तक पहुंच सके तथा अपने उन प्रश्नों या समस्याओं को लिख सके जिन्हें वह कक्षा में पूछ सके, को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहते हैं ट्रेडिशनल क्लासरूम कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 129 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री क्या है? भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मानचित्र। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मानचित्र। 130 नंबर का प्रश्न है, विद्यार्थियों के विचारों और अवधारणाओं को स्पष्ट करने की दृष्टि से शिक्षक खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। इसको आकलन की किस पद्धति से जोड़ा जा सकता है? विद्यार्थियों के विचारों और अवधारणाओं को स्पष्ट करने की दृष्टि से शिक्षक खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है, इसको आकलन की किस पद्धति से जोड़ा जा सकता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। तो वो है, देखिए इसमें हो जाएगा दोस्तों, देखिए निदानात्मक, कक्षन परक, भावी निर्माणात्मक और संकलात्मक। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है भावी निर्माणात्मक। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भावी निर्माणात्मक। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 131 नंबर का प्रश्न है, निरीक्षण विधि से छात्रों की किन क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है? तो वो है व्यवहार क्रियाओं तथा बौद्धिक परिपक्वता का। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उपलब्धि परीक्षण के प्रकार है। उपलब्धि परीक्षण के प्रकार है तो वो कौन से हैं? तो देखिए, नैदानिक उपलब्धि परीक्षण, विशिष्ट विषय संबंधी उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण माला। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 133 नंबर का प्रश्न है, कार्य अनुभव तथा कार्य की व्यवहारिकता का संबंध किस दर्शन से है? कार्य अनुभव तथा कार्य की व्यवहारिकता का संबंध किस दर्शन से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रयोजनवाद से। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 134 नंबर का प्रश्न पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में दोस्तों क्या शामिल है? तो इसमें विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं और विद्यालय की बाह्य क्रियाएं दोनों शामिल है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही, ए और बी दोनों सही है। 135 नंबर का प्रश्न, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए। तो किसके अनुरूप होनी चाहिए? तो दोस्तों ये होनी चाहिए विद्यार्थी के अनुरूप। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए, अपन भाग 5 में शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे 136 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में असत्य है? कौन सा कथन विकास के बारे में असत्य है? देखिए, विकास अंतःक्रिया का फल है, बिल्कुल सही है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, बिल्कुल सही है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो ये उल्टा दे रखा है यहाँ पे। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 137 नंबर का प्रश्न, एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि दोस्तों वह अधिक जिज्ञासु है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 138 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में असत्य है? कौन सा कथन विकास के संबंध में असत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं,
ये कथन है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत होते हैं, गलत हो जाएगा, होते हैं दोस्तों, संभाव्य खतरे होते हैं। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाकी इसमें सारे सही है। आगे देखिए यहाँ पे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि, क्योंकि दोस्तों, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 140 नंबर का प्रश्न है, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्नलिखित है। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्नलिखित है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 141 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, किस अवस्था में मानसिक योग्यता का स्वरूप निश्चित हो जाता है? किस अवस्था में मानसिक योग्यता का स्वरूप निश्चित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किशोरावस्था। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, किशोरावस्था। 142 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, सीखना समृद्ध हो जाता है यदि, सीखना समृद्ध हो जाता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 143 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, अंतर्नोद और अभिप्रेरणा में क्या संबंध है? अंतर्नोद और अभिप्रेरणा में क्या संबंध है? तो दोस्तों क्या संबंध है? तो देखिए, अभिप्रेरणा का संबंध लक्ष्य से है जबकि अंतर्नोद उस ओर बढ़ने में गति देना है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 144 नंबर का प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संदेही, संकालु और एकांत प्रिय रहने वाले। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 145 नंबर का प्रश्न है, शरीर एवं चरित्र पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी है? शरीर एवं चरित्र पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखी दोस्तों क्रेसमर ने। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, सूचना तकनीकी से संबंधित 5 प्रश्न है। सूचना तकनीकी से संबंधित है 5 प्रश्न है। देखिए यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न है, ई शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा है। ई शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा है, तो वो कौन सी है? तो दोस्तों वो है इसमें ई परिवहन, ई शिक्षा, ई नागरिक। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये सभी। आगे देखिए 147 नंबर का प्रश्न है, वीएसएनएल का पूरा नाम है। वीएसएनएल का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों है विदेश संचार निगम लिमिटेड। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 148 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, ब्लॉक का हिंदी रूपांतरण है। ब्लॉक का हिंदी रूपांतरण क्या है? तो वो है चिट्ठा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चिट्ठा। 149 नंबर का प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम बना। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम बना, तो दोस्तों ये वर्ष 2000 में बना। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 2000 में बना। 150 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सर्च इंजन है। निम्न में से सर्च इंजन है, तो वो क्या है? याहू। याहू क्या है? एक सर्च इंजन है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।